we will start a new chapter of class 10th, that is heredity and evolution. तो इस सेशन में दैट इज सिलेबस में ये 3 टॉपिक कवर अप करने हैं आपको. एवोल्यूशन का टॉपिक इस बार सिलेबस से कट हो गया, तो इसको आप रीड नहीं करेंगे. ओवरव्यू में आपको हेरिडिटी के बारे में बताना है, जिसमें आप मेंडल्स की कंट्रीब्यूशन होगी, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरिएशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे टाइप्स ऑफ वेरिएशन, कॉजेज ऑफ वेरिएशन, इंपॉर्टेंस इसका क्वेश्चन बन सकता है, और सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर हमें बताना है, जैसे ऑटोजोम, सेक्स क्रोमोसोम या कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए. तो जैसा कि हमें पता है ये चैप्टर जेनेटिक्स पे बेस्ड है. तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रिगोर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल. ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, प्रीस्ट बट नॉट अ बायोलॉजिस्ट. तो यहाँ पे बर्थ ईयर और डेथ ईयर मेंशन है मेंडल की. एंड ही वर्क्स ऑन अ पी प्लांट. पी प्लांट इसका बोटानिकल नेम क्या है? पाइसम स्टाइवम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपका. ठीक है, तो इन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया फॉर 6 years, बट हिज वर्क वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. तो 16 years आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल 3 साइंटिस्ट वर कम, दैट इज ह्यूगो डी व्रीज, कॉरन्स एंड टिस्चमार्क टू वर्क ऑन इट. रीजंस क्या थे इसके नॉन रिकग्निशन के लिए? कि हिज वर्क वॉज नॉट पब्लिश्ड प्रॉपरली, बायोलॉजिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट वर्क प्रॉपरली. और उन्होंने जो फैक्टर्स हैं उसको क्या बोला? डिस्क्रीट यूनिट विच वॉज नॉट अंडरस्टूड. तो रीजंस, सक्सेस के रीजंस क्या हुए? कि इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, वो भी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, अपोजिट कैरेक्टर्स इन्होंने चूज़ किए प्री प्लांट के अंदर. और सैम्पल साइज बहुत ही लार्ज था. डाटा एनालिसिस इज करेक्ट मैनर एंड नो यूज़ ऑफ द लिंकेज बिटवीन डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो आपका मेन क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द रीजंस फॉर सिलेक्टिंग पी प्लांट ओनली. मैंडल ने सिर्फ पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? बिकॉज इट वॉज ईजी टू ग्रो. ठीक है, दैट मीन्स सीड्स डू नॉट शो डोरमेंसी, इनएक्टिव स्टेज वो नहीं शो करते. एक दूसरी बात, इसकी लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होती है, दैट इज़ जो लाइफ साइकिल है 3 to 4 weeks की होती है सिर्फ. एंड इट प्रोड्यूसेस मैनी सीड्स इन 1 generation. ठीक है, इस प्लांट में सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन करना भी पॉसिबल है. एंड दे शो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स, ऑपोजिट कैरेक्टर्स शो करते हैं, जिसको आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. तो 7 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास. जैसे हाइट के बेसिस पे देखें तो टॉल और ड्वार्फ होते हैं. फ्लावर पोजीशन के बेसिस पे एक्सियल एंड टर्मिनल. कलर के बेसिस पे पर्पल या वायलेट बोल सकते हैं इसको, और वाइट. पोर्ड शेप कैसी होती है? इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रक्टेड. पोर्ड कलर ग्रीन, येलो. सीड शेप राउंड भी हो सकती है, रिंकल भी हो सकती है. सीड कलर येलो एंड ग्रीन. तो जब हमने ये मेंशन किया भाई सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, और सेकंड वन इज़ रिसेसिव. डोमिनेंट का मतलब कि जो ट्रेट अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करवा देती है वो डोमिनेंट है, और जो नहीं कर पाती वो कौन सी होती है? रिसेसिव. फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट का ही एक एग्जांपल है टॉल और ड्वार्फ का, तो टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से और ड्वार्फ को स्मॉल t से. ठीक है, तो ये हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर है जिसमें कैपिटल लेटर्स आ जाएं, या तो वो दोनों सेम हो कैपिटल लेटर्स, या इस तरह से हिट्रोजाइगस भी वो शो कर सकते हैं हाइब्रिड फॉर्मेशन में, तो भी वो टॉल ही माने जाएंगे. लेकिन ड्वार्फ यानी कि रिसेसिव तभी वो एक्सप्रेशन शो करेगा जब ये दोनों के दोनों लेटर्स कैसे होंगे? स्मॉल लेटर्स, दोनों एक साथ एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं. डोमिनेंट वाले सेम यानी होमोजाइगस में भी कर सकते हैं और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इन कैरेक्टर्स को आप रिवाइज कैसे कर सकते हो कि कौन से डोमिनेंट है? एक लेटर से कर सकते हैं, दैट इज़ ग्रेविटी. ग्रेविटी के बेसिस पे आप इसको लर्न कर सकते हैं. जैसे G से हो गया ग्रीन कलर, R से हो गया राउंड, A से हो गया एक्सियल. ठीक है, V से हो गया वायलेट, I से आपके पास कौन से होते हैं? इन्फ्लेटेड. ठीक है, T से टॉल एंड Y से येलो. तो यहाँ पे आप सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स को इजीली रिवाइज कर सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक के साथ. नेक्स्ट इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे जीन क्या होता है. ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टर्स 1
जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जीन क्या हुआ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन सबसे पहले जो टर्म है ये दी किसने थी? जॉनसन ने, एंड वाज कॉल्ड फैक्टर बाय मेंडल, और मेंडल ने इसको क्या बोल दिया? फैक्टर बोल दिया। एलील्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एलील्स। जैसे कैपिटल टी हम टॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये डोमिनेंट हो गया, स्मॉल टी किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? हम ड्वार्फ के लिए, तो ये रिसेसिव है। लेकिन आपका करेक्टर तो हाइट के लिए आ रहा है ना, तो आपके पास एलील्स क्या हो गए? एक ही जीन के जब डिफरेंट फॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्योर लाइन्स, द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सिमिलर ट्रेड्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब एक जनरेशन के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक जैसी ही ट्रेड्स आती जा रही हैं तो उसको प्योर लाइन्स कहेंगे। जैसे हम कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेड है, यही आगे आगे पास ऑन होती जा रही है, तो आपके पास क्या हो गई? प्योर लाइन्स। ठीक है, दैट इज पर्टिकुलर जीनोटाइप बीइंग सेल फॉर मोर देन 5 कॉन्जिक्यूटिव जनरेशंस। 5 जनरेशन लगातार एक साथ हम करवाते जा रहे हैं इसको हाइब्रिडाइज, तो आपके पास एक जैसी लाइन्स आ रही है, प्योर लाइन्स ही आती जा रही हैं। ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? द कैरेक्टर विच ऑलवेज अपीयर्स इन 2 अपोजिंग कंडीशंस। जब कोई दो अपोजिट कंडीशन में हमारे पास आता है कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, अपीयर होता है, तो उसको हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। जैसे हाइट का लिया ना हमने, इसको हम डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी यूज़ करते हैं, रिसेसिव के लिए यानी स्मॉल, दैट इज टॉल और ड्वार्फ। तो ये हमारे पास अपोजिंग कंडीशंस आ गई हाइट की, तो ये हो गया हमारे पास कैरेक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज ऑपोजिट कैरेक्टर्स। नेक्स्ट टर्म है ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या है? इट इज सेम एज अ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल हुज इनहेरिटेंस इज स्टडीड। अब इम्पॉर्टेंट टर्म जैसे जेनेटिक्स का डायरेक्ट डिफाइन भी पूछी जा सकती है, तो जेनेटिक्स मतलब द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशंस और हेरिडिटी की स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, कि पेरेंट्स से उनके आगे फर्दर चिल्ड्रंस में जो कैरेक्टर पास आउट होते हैं या नेक्स्ट जनरेशन में जो पास आउट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और वेरिएशन का मतलब क्या हो गया? कुछ चेंजेस, जैसे सडन चेंजेस हो जाना ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, इसका हमें कंप्लीट टॉपिक करना है, हमने ओवरव्यू में भी पढ़ा है, तो कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स, कॉजेस वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह सब उसके अंदर हम कवर अप करेंगे। तो इस चैप्टर के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है? जो भी सडन चेंजेस या डिफरेंसेस कैरेक्टर्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ब्रदर्स और सिस्टर में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सारे वेरिएशंस। तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन हमें 2 तरह की पढ़नी है, एक सोमैटिक वेरिएशन और एक गैमेटिक। सोमैटिक का मतलब होता है कि जो वेरिएशन सिर्फ सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है, दैट मीन्स नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है, वो सोमैटिक वेरिएशंस हैं एंड दे आर नॉट इनहेरिटेड। क्योंकि ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर है तो ये आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगी। ठीक है, इट इज़ नॉट इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, सो दे आर ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड का मतलब कि जो भी हम वेरिएशंस या चेंजेस लाइफ टाइम में हम गेन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें पेरेंट से नहीं मिली, लाइफ टाइम में जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में आ रहे हैं वो सारे क्या हैं? एक्वायर्ड चेंजेस हैं। एज़ कम्पेयर टू दिस गैमेटिक वेरिएशंस जो होती हैं वो जर्म सेल्स के अंदर होती हैं, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती हैं, और ये सारी वेरिएशंस इनहेरिटेड होती हैं नेक्स्ट जनरेशन में। जो भी चेंजेस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होंगी वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो यहाँ पे आपका एक डिफरेंस क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो यहाँ से आप इजीली 2 और 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ वेरिएशंस। क्या मेन कॉज है? एक तो म्यूटेशन है और एक रिकॉम्बिनेशन एंड रैंडम मेटिंग। तो रिकॉम्बिनेशन की डिफाइन भी पूछी जा सकती है, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। दैट मीन्स कि जब 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं आपस में अपने फ्रेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, तो इससे वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ वेरिएशंस
डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज. फॉर एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर. दैट मीन्स कि अगर सपोज एक बैक्टीरियल कल्चर को हम कॉन्टीन्यूसली किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रख रहे हैं, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, तो सारे उसमें से किल हो जाते हैं क्योंकि सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है. कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, यही आगे से आगे जो होते हैं सर्वाइव करते रहते हैं और अपनी रेसेस को बढ़ाते हैं. ऐसे ही इंक्रीज इन द चांस ऑफ इट सर्वाइवल इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट. तो जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है वही सर्वाइव कर सकता है, ठीक है. जैसे इसका एक और एग्जांपल दिया हुआ है, फ्री ईयर लोब्स एंड अटैच्ड ईयर लोब्स. दीज आर द टू वेरिएंट्स फाउंड इन द ह्यूमन पॉपुलेशंस. नेक्स्ट हमें डिफरेंट प्रोसेस करने हैं, ठीक है. लॉज से पहले तो हमें पता होना चाहिए मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं. तो मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन्स हो गया सिंगल कैरेक्टर जिसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है. अक्रॉस मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब जो ऑपोजिट हम कैरेक्टर्स लेते हैं, जैसे हाइट के केस में हम एक टॉल ले लेते हैं और एक ड्वार्फ, लेकिन कैरेक्टर कौन सा यूज़ किया हमने इसमें, हाइट, ठीक है. तो क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट. ऐसे ही अगर हम डाई हाइब्रिड की बात करें तो क्रॉस मेड टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ, जिसमें हम टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, जैसे राउंड येलो एंड ग्रीन रिंकल. तो इसमें हमने दो दो कैरेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. तो फर्स्ट लॉ कौन सा है इसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, विच स्टेट्स दैट वन फैक्टर इन अ ट्रेट may express itself and prevent the expression of other. जैसे कि जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है नेक्स्ट जनरेशन में वो होता है डोमिनेंट फैक्टर, और जो अनएक्सप्रेस्ड रहता है यानी कि जो एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो होता है रिसेसिव फैक्टर. जैसे सपोज अगर हमने एक क्रॉस बनाया टॉल और ड्वार्फ के बीच में, एक हमने क्रॉस बनाना है, ठीक है. तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, गैमीट्स बनाते हैं, कैपिटल टी, और इसका क्या आ जाएगा, स्मॉल टी ऐसे आ जाएगा. तो जब ये F1 जनरेशन आएगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे आएगा, ठीक है. दैट मीन्स कि सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल, लेकिन स्मॉल लेटर भी प्रेजेंट हैं इसके साथ आपने देखना है, लेकिन जिसके साथ कैपिटल लेटर होगा वो ट्रेट एक्सप्रेस करेगी. तो इसका मतलब जो रिसेसिव वाला होगा, जो ड्वार्फ वाला है, वो कब एक्सप्रेस करेगा, जब दोनों ही स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे तभी वो एक्सप्रेस होगा रिसेसिव वाला, अदरवाइज नहीं, ठीक है. तो F1 जनरेशन में तो सारे ही टॉल आएंगे. इस F1 की अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करा दें तो F2 में हमेशा टॉल और ड्वार्फ की रेशो कितनी आएगी, 3:1. नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सेग्रीगेट करना मतलब सेपरेट होना. तो फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन. तो जब गैमीट्स बनते हैं तब वो क्या होते हैं, इजीली सेपरेट हो जाते हैं फैक्टर्स, सो दैट ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर एंड इज ऑलवेज बी प्योर. टू फैक्टर्स ऑफ ट्रेट्स अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसीज इन मेल एंड फीमेल गैमीट. जैसे देखो कि टॉल प्लांट आपको दिया हुआ कैपिटल टी, तो गैमीट का मतलब इसके जो आपके पास फैक्टर्स दिए हुए हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, सिंगल फॉर्म में आ जाना, मतलब कि गैमीट फॉर्मेशन होना. तो T लिखा है तो इसका मतलब ये गैमीट फॉर्मेशन में बन गए हैं, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेग्रीगेट होना, ठीक है. इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, सेल्फिंग कराएंगे. तो सेल्फिंग कराने पे हमने बोला था 3:1 फिनोटिपिक रेशो आती है, जैसे कि ये इसमें क्रॉस दिया हुआ है. और जीनोटाइप्स का मतलब होता है कि उसके जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का मेकअप को देखना, ठीक है. फिनोटाइप्स मतलब सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को स्टडी करना, और जीनोटाइप मतलब उसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना. जैसे कि अगर हम बात करें इसमें कैपिटल टी ये टॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है, और लेकिन लास्ट वाला क्या है, रिसेसिव है यानी कि ड्वार्फ है. दैट मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे हो गया, फिनोटिपिक रेशियो आ गई. लेकिन अगर हम देखें प्योर कितने हैं, हाइब्रिड कितने हैं और प्योर ड्वार्फ कितने हैं, तो वो हमारा हो गया जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज जीनोटाइप्स. तो वो रेशो हमेशा कितनी आएगी, 1:2:1 इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करते हैं,
ठीक है, इनहेरिटेंस बिटवीन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पेयर इन द गैमेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर पेयर। जैसे हमने यहाँ पे राउंड येलो लिया है, इधर हमने रिंकल्ड ग्रीन लिया हुआ है, तो वही सेम है, 2 आर लिए हुए ना, यानी कि जो राउंड है इसके लिए एक आर आ जाएगा, येलो का एक वाई। गैमीट में भी आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे लिख देते हैं आर आर कोमा वाई वाई, तो ये गलत माना जाएगा। तो अगर आर आर वाई वाई आप ले रहे हो तो एक आर और एक वाई गैमीट में होने चाहिए। तो इसके बाद आपके पास दोनों का F1 जनरेशन यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जब भी आपके पास ये हिट्रोजाइगस कंडीशन आ जाए तो देखो इसमें कितने गैमीट्स बनेंगे, एक तो हिट्रोजाइगस होगी आपके पास आर कॉमा आर, आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और एक हिट्रोजाइगस कौन सी है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये दो आपके पास हिट्रोजाइगस आ गई ना, दैट मीन्स आपके पास 2 n हम लिखते हैं गैमीट बनाने के लिए, तो यहाँ पे n कितना आ गया 2, तो 2 करेंगे तो इसका मतलब आपके 4 गैमीट्स यहाँ बनेंगे, तो 4 आपने ये बना देने हैं, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल आर वाले अलग कर देने हैं, फिर स्मॉल आर वाले, फिर जो वाई वाले हैं वो अल्टरनेटिव लिखोगे तो आप 4 आपके पास गैमीट्स आ जाएंगे। तो कैसे गैमीट्स बनाएंगे हम, जैसे हमने सबसे पहले आर आर अलग कर दिए और स्मॉल आर अलग कर दिए, ठीक है। और वाई वाले हम कैसे लिखते हैं, हमेशा कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल, तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, 4 गैमीट्स आ जाएंगे। तो F2 बनाने के लिए ये सारे हॉरिजॉन्टल भी लिखो और वर्टिकली भी लिखो और उसका क्रॉस बना दो। तो इसमें हमेशा ही फिनोटिपिक रेशो कितनी आती है, 9:3:3:1। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं हम, ये 9 हो गए ना करेक्टर, तो 9 वाले कौन से हैं, राउंड येलो, फिर राउंड ग्रीन, इस तरह से इसके देखो, फिर इसके देखो, फिर लास्ट वाले के कितने कितने आएंगे, तो आपके पास कैसा आ जाएगा 9:3:3:1, ऐसी रेशो आएगी। और जीनोटाइपिक रेशो कितनी आती है इसकी, ऐसे याद कर सकते हो आप, 1:2:1, और लास्ट से भी 1:2:1, और सेंटर में क्या है 4। तो इस तरह से ये तीनों ही लॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन का। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ फीटस, ठीक है, बाय आइडेंटिफाइंग सेक्स क्रोमैटिन इन एमनियोटिक फ्लूइड। तो एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, उसमें से जब हम फीटस का सेक्स डिटरमाइन करते हैं उस एमनियोटिक फ्लूइड को आइसोलेट करके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम होते हैं, दैट मीन्स पेयर कितने हुए 23। तो इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जो क्रोमोसोम है 2 तरह के होते हैं, एक ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स कितने होते हैं 22 पेयर्स, और सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं 1 पेयर। ऑटोसोम मतलब द क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर है, तो दैट मीन्स मेल और फीमेल में हम डिवाइड कर देंगे इसको। मेल में कौन से होते हैं एक्स एंड वाई, और फीमेल में कौन से होते हैं एक्स एंड एक्स। तो अगर हम टोटल देखें तो 22 पेयर मतलब इंडिविजुअली 44 हो गए, 44 प्लस एक्स वाई, और इसमें हो जाएंगे 44 प्लस एक्स एक्स। तो इससे डिटरमाइन कैसे करेंगे हम, दोनों केसेस में हम क्रॉस कर देंगे मेल इंटू फीमेल, ठीक है, मेल क्रॉस विद फीमेल। तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम है, इसमें भी 46 है। मियोसिस के दौरान, मियोसिस का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं हाफ हो जाते हैं गैमीट्स फॉर्मेशन के दौरान फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 46 में, तो 46 में 44 प्लस एक्स वाई था ना, तो 44 का हाफ कितना हो गया 22, एक्स वाई में से एक एक्स आ गया। ऐसे ही इसका दूसरा पोर्शन 22 प्लस वाई, ठीक है। फीमेल में गैमीट्स बनाओगे क्योंकि फीमेल में कोई भी वाई क्रोमोसोम नहीं होता, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, तो क्या बनेगा 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, ठीक है। मेल का 22 प्लस एक्स वाला अगर फीमेल के साथ क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। दैट मीन्स कि अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, ये बाइंड होगा, फ्यूजन होगी, तो क्या बनेगा फीमेल चाइल्ड। लेकिन ऑपोजिट देखो, अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स के साथ जा रहा है तो क्या बनेगा मेल चाइल्ड। तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि दैट इज़ ओनली मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड।
क्योंकि फीमेल के पास कोई भी वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है। तो फीटस के सेक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेल, क्योंकि उसके पास एक्स और वाई दोनों ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो लास्ट टॉपिक है इसमें, रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है आपको, ठीक है। तो मेन पहला फैक्टर कौन सा होता है इसका? मेन टेम्परेचर है। जैसे कुछ रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग इज़ इंक्यूबेटेड बिफोर हैचिंग। तो आपने देखा होगा कुछ रेप्टाइल्स वगैरह में या हैंड्स के केसेस में आपने देखा हुआ है कि हैचिंग से पहले वो क्या करती हैं, अपने ही एग्स के ऊपर बैठे रहते हैं, यानी कि अपने एग्स को इंक्यूबेट करते रहते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको मिलता रहता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रोकोडाइल्स या लिजर्ड्स के केस में, इसका नाम क्या है? अगैमा अगैमा, ठीक है। क्रोकोडाइल्स या लिजर्ड्स के केस में क्या होता है, अगर तो टेम्परेचर लो है तो फीमेल्स बनेंगी, लेकिन हाई टेम्परेचर है तो मेल बनता है। इसके अपोजिट केस यानी कि अगर टर्टल्स में हम देखें तो लो टेम्परेचर पे क्या बनेगा, यानी कि अगर 28 डिग्री से कम है टेम्परेचर तो मेल बनेंगे, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फीमेल्स बनती हैं। इन अदर एनिमल्स जैसे स्नेल्स वगैरह हुए, इंडिविजुअल्स कैन चेंज देयर सेक्स, ठीक है, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज़ नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन दिस केस। दैट मीन्स स्नेल्स जो हैं अपने सेक्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप हो जाते हैं। सो इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़ देन शेयर एंड सब्सक्राइब।